दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ मौर्य साम्राज्य का एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो मौर्य साम्राज्य के स्थापना से लेकर के बिंदुसार तक का वर्णन उसमें मैंने आपके साथ किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उससे आगे यानी कि सम्राट अशोक से लेकर के मौर्य साम्राज्य के अंत तक का पूरा वर्णन आपके साथ करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों मैं इसमें आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं, किस तरह से, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर। और इसमें पूरा मैंने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन का समावेश किया जाए और उस तरह का क्वेश्चंस को रखा जाए जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और दोस्तों सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों मैं आगे भी इस तरह के अनेक वीडियो, खास करके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अनेक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, जिस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वर्णन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आपसे, वह है सम्राट अशोक से लेकर बृहद्रथ तक। यानी इसके पहले मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पूरी जानकारी लगभग देने का प्रयास किया है। आज मैं आपको सम्राट अशोक से बृहद्रथ तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बीच में रखता हूँ विद आंसर। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सम्राट अशोक का शासनकाल क्या था। ऑप्शन देखिए, ए 320 BC to 298 BC, बी 298 BC to 273 BC, सी 269 BC to 236 BC और डी 261 BC to 236 BC। दोस्तों अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। बी की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का शासनकाल था। और सी जो है दोस्तों, वो जो है यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हैं 269 to 236 BC, ये जो है ये सम्राट अशोक के शासनकाल है। दोस्तों ऐसे तो आपको मैं बता दूं कि 273 BC जो है वो मतलब उस समय क्या हुआ, बिंदुसार की मृत्यु हुई और अशोक को राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया। लेकिन अपने भाइयों के संघर्ष के कारण, भाइयों के साथ संघर्ष के कारण उसे 4 साल लगे थे राज्याभिषेक करने में। ऐसा तो किदवंत भी है दोस्तों कि 99 भाइयों की हत्या करके और अशोक ने अपना शासनकाल, अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो ये जो है पहला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल के पद पर नियुक्त था। ए अवंती, बी कन्नौज, सी कंधार और डी मथुरा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए अवंती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कौशाम्बी, रामपुरवा, सी मास्की एवं गुर्जरा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मास्की एवं गुर्जरा। बी का मैंने आपको बताया अवंती। अब नंबर 4 पर चलते हैं। 4 बोलता है दोस्तों कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया। तो इसमें ऑप्शन है ए शीर्षेनी, बी मागधी, सी अंगिका और डी अर्धमागधी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या होगा, अर्धमागधी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका एक अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शनी था। चूंकि अशोक की चर्चा कर रहे हैं तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन भी है वो भी बता देता हूं। ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चाणक्य और डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी अशोक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस ग्रंथ में अशोक को अशोक वर्धन नाम दिया गया है। ऑप्शन है ए बौद्ध ग्रंथ, बी जैन ग्रंथ, सी पुराण और डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
पुराण। ऑप्शन नंबर सी पुराण। अब है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है कि अशोक के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो उसकी राजधानी तोसली थी। और तोसली पर अधिकार कब किया, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर दोस्तों वो जो है ऑप्शन नंबर ए 269 BC, ऑप्शन नंबर बी 265 BC, ऑप्शन नंबर सी 261 BC, ऑप्शन डी 259 BC। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 261 BC होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इसकी दीक्षा किससे ग्रहण की। यानी कि कलिंग पर जब आक्रमण किया और कलिंग के में जो मार काट हुआ दोस्तों, उसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। और उसी से ये क्वेश्चन है कि जो हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने अपना धर्म बदला और जिस धर्म को स्वीकार किया वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे उसे मिली, तो ऑप्शन नंबर ए है सूरसेन, बी उपगुप्त, सी भद्रबाहु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं कि सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर ए है जैन, बी बौद्ध, सी इस्लाम और डी यहूदी। तो दोस्तों न जैन होगा, न इस्लाम होगा, न यहूदी होगा। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध इसका सही आंसर है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतना क्यों आवश्यक था। कलिंग एक अमीर राज्य था, ऑप्शन नंबर ए। बी कलिंग से आपसी दुश्मनी थी अशोक की। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण विजय के लिए एक समुद्री और स्थल मार्ग पर नियंत्रण करना आवश्यक था। या ऑप्शन नंबर डी मगध की रक्षा के लिए ऐसे राज्य पर नियंत्रण आवश्यक था। आप अंदाजा लगाइए इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा मैं बताता हूं, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी दक्षिण विजय के लिए एक समुद्री और स्थल मार्ग पर नियंत्रण करना आवश्यक था, इसलिए कलिंग विजय करना आवश्यक था अशोक के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौटिल्य के अनुसार सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो ये कि दक्षिण विजय के लिए एक समुद्री और स्थल मार्ग पर नियंत्रण आवश्यक था। तो कौटिल्य क्या कहता है, ऑप्शन ए है अपने राज्य की सुरक्षा हेतु, बी हाथियों के लिए, सी समुद्री मछलियों के लिए और डी कलिंग की भौगोलिक स्थिति को देखकर। तो कौटिल्य ये बात नहीं मानता जो कुछ इतिहासकार कहता है। कौटिल्य का कहना था कि हाथियों के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि अशोक की माता का क्या नाम था। ए मूरा, बी नंदिनी, सी सुभद्रांगी और डी कार्नेलिया। तो मूरा तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था। नंदिनी कुछ किंवदंतियों के अनुसार उनकी पत्नी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सुभद्रांगी जो है दोस्तों, ये जो ऐसे अगर कहा जाए तो सुभद्रांगी जो है वो सम्राट बिंबिसार की पत्नी का नाम था और वही अशोक की माता थे। कार्नेलिया नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुभद्रांगी। 11 का ऑप्शन नंबर बी हाथियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है अशोक ने बाबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, उनका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है कर्ज सोपार कांदान स्वर्ण, बी विश्व श्रव चोपार कुंडन, ऑप्शन नंबर सी रत्न रहस्य कर्ज विश्व, ऑप्शन डी कर्ज चोपार सुदामा और विश्व। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी कर्ज चोपार सुदामा और विश्व। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो वेनसांग के अनुसार अशोक ने इनमें से किस नगर की स्थापना की। ए पाटलिपुत्र, बी दिल्ली, सी कटक और डी श्रीनगर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों श्रीनगर। इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कल्हन के द्वारा रचित राज तरंगिणी, यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। तो राज तरंगिणी के अनुसार अपने जीवन के प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ए जैन, बी बौद्ध, सी वैष्णव और डी शैव। तो बौद्ध तो दोस्तों 261 बीसी के बाद इसने स्वीकार किया था। तो इसको सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शैव। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शैव। और 16 जो है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी महापद्मनंद और डी अशोक। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा दोस्तों? अशोक। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 12, 13, 14, 15। प्रमुख जो है दोस्तों उसे चतुर्दश शिलालेख बोला जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 14 होगा। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी और कब? ऑप्शन ए है जॉन व्हीलर 1660, रस्किन बॉन्ड 1700, पोएट्री पेंथेलर 1750 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पोएट्री पेंथेलर 1750 में। नंबर 19 की बात करें तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किससे मिली? ऑप्शन नंबर ए है लुई पास्चर 1950, जेम्स प्रिंसेप 1837, लॉर्ड मैकाले 1815 या लॉर्ड हॉकिंस 1707। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कुछ तो मैच ही नहीं करता। तो जो सबसे सटीक जो इसका आंसर है दोस्तों और जो आंसर इसका सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप 1837। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि पशुबलि की निंदा किस शिलालेख में की गई है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम में, जिसमें पशुबलि की निंदा की गई है। देखिए मैं सभी से आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी से दे रहा हूँ। देखिए भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा किस शिलालेख में की गई है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ होगा। उसके बाद है 22, अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है? दोस्तों ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। दोस्तों अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है वो 7वां और 8वां दोनों में किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था 7 और 8। मैं आपको बता दूं, आप ये नोट कर ले, 7वां और 8वां दोनों में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ये छूट गया है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। 23 है, धम्म की व्याख्या का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 13 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है 11। 24, कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात किस शिलालेख में की गई है? ऑप्शन ए में 3, बी 6, सी 10 या डी 13। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 13। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और इसी में दोस्तों पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। किसमें? तो अभिलेख शिलालेख 13 में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या की बात करते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्तंभ लेख कितने हैं अशोक के? 7। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि रोमिला थापर ने अशोक के धम्म की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए ईसाई धर्म, बी दीन इलाही, दीन इलाही किसका था? अकबर, सी जेरूथेज्म और डी इन सभी से। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, दीन
इलाही। तो है दोस्तों कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कौशाम्बी और डी प्रयाग। आप भी अपना जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का नंबर लिख करके सामने उसका आंसर जरूर देख दीजिएगा, ताकि मुझे भी इस तरह का वीडियो बनाने का हमेशा आपसे प्रेरणा मिल सके। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 9। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कुणाल। तो जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो अपने आप को वो जनता के लिए ही समर्पित कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। 31 क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो ऑप्शन है, ए एक देवी के रूप में, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए स्तंभ, क्योंकि अशोक के ज्यादातर स्तंभ लेख हैं और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 पर बात करते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? ए ऑप्शन महेंद्र, बी संघमित्रा, सी दोनों या डी महारक्षित। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अपने दोनों बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि अशोक ने मानसेहरा पाकिस्तान एवं सहायगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी संस्कृत, सी तमिल या डी यूनानी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी। कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त किए हैं? तो ये है शेर कुना कंधार। अशोक ने लिखा है अशोक के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है शेर कुना कंधार, बी मानसेहरा, सी कालपी, डी कलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेर कुना कंधार या कंधार। अर्थशास्त्र में दोस्तों अर्थशास्त्र में महामात्रों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 12, बी 16, सी 18, डी 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। अब 37 क्वेश्चन नंबर, प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? ऑप्शन नंबर ए महामात्र, बी राष्ट्रिक, सी मंत्री या डी गुण पुरुष। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा राष्ट्रिक। और राष्ट्रिक को कुमार या आर्यपुत्र भी कहते थे। तो अगर वो भी ऑप्शन मिले तो उसे भी आप इसके जगह पर अगर वो ऑप्शन रहे तो आप लगा सकते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? प्रांत, विश्व, ग्राम या गोप। इसका सही आंसर है दोस्तों सी ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रशासक की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन ए अमात्य, बी नायक, सी गोप या डी गुड़। तो सबसे छोटी जो इकाई थी प्रशासक की दोस्तों उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोप। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ग्रामिक, आर्यपुत्र, गुण पुरुष, विषयपति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुण पुरुष। क्वेश्चन नंबर 41, किस स्तंभ लेख को अकबर ने, ध्यान दीजिएगा,
अकबर ने कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया था? ऑप्शन ए है लौरिया नंदनगढ़, बी रामपुरवा, सी दिल्ली टोपरा या डी प्रयाग स्तंभ लेख। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रयाग। अशोक के धर्म का वर्णन किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, बी एंड सी दोनों, यानी 2 और 7 दोनों में। 11वां में भी व्याख्या की गई है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मौर्यकालीन वास्तुकला शैली किस कला से प्रभावित था? ए यूनानी, बी ईरानी, सी अफगानी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ईरानी। अशोक की मृत्यु कब हुई? ये ऑप्शन नंबर ए है 235 BC, 232 BC, 184 BC, 182 BC। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 235 BC। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, अशोक के पुत्र कुणाल को दिव्यावदान में क्या कहकर संबोधित किया गया है? ए धर्म विवर्धन, बी धर्मपरायण, सी धर्म महामात्र या डी धर्म विमुख। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा धर्म विवर्धन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ए राजुक, बी संस्था, सी नायक और डी एग्रोनोमोई। तो एग्रोनोमोई क्या था दोस्तों? तो ये था मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कहलाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राजुक। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन ए महाबली, बी वीर सिंह, सी तिस और डी है राण सिंह। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तिस। 48 क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में नगर कोतवाल को किस नाम से पुकारते थे? समाहर्ता, पौर, दुर्गपाल या नायक। दोस्तों क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नगर कोतवाल को किस नाम से पुकारते थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पौर। 49 है, प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ए सन्निधाता, बी कर्मांतिक, सी व्यवहारिक या डी दंडपाल। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों क्या, प्रमुख न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, बी दशरथ, सी संप्रति और डी बृहद्रथ। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। दोस्तों कुल 137 साल, कितना? 137 वर्ष ये मौर्य वंश का मगध पर शासन रहा था।